इतना बड़ा क्लासरूम है, इतना बड़ा आपका ऑफिस है, फीस मात्र 100 रुपया है। सही बात है? आप लोगों ने 101 रुपया दिया है ना? इसमें बहुत सारे लोगों ने दिया। हमसे पहले पूछ लीजिए। तो झंडा हम ही गाड़े थे, झंडा हम ही गाड़ेंगे, यह मेरा विश्वास है। चेन्नई जाता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, 5 स्टार होटल में टिकाता है लोग हमको, लेकिन गमछा नहीं उतरता है। किसी के औकात नहीं कि गमछा उतार दे। अगर किसी होटल में कोई गमछा उतरवा देगा तो मैं मुंह उसका नोच लूंगा। अगर आज बिहार है, अगर बिहार है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं अभी फिलहाल पटना के गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर में हूँ। गुरु रहमान का वो कोचिंग सेंटर तब चर्चा में आया जब 1994 में पूरे बिहार स्तर पर 4000 दरोगा की ज़रूरत थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इकलौते इसी गुरुकुल से 1100 छात्रों को सिलेक्ट किया गया था। इसीलिए हम सर से बोले कि सर, हम आपका इंटरव्यू बैठ के ऑफिस में नहीं लेंगे, इन बच्चों के बीच में लेंगे। वो बच्चे जो अभी गुरु के सम्मान में खड़े हो गए हैं। और सवाल की शुरुआत सर यहाँ से करेंगे। इतना बड़ा क्लासरूम है, इतना बड़ा आपका ऑफिस है, फीस मात्र 100 रुपया है। सही बात है? देखिए, फीस 100 नहीं, 101 रुपया। 101 रुपया है। 101 रुपया। पहले 11 रुपया था। आप लोगों ने 101 रुपया दिया है ना? इसमें बहुत सारे लोगों ने दिया। हमसे पहले पूछ लीजिए। तो अब सबको 100 रुपये में पढ़ाएं तो इसका मतलब कि बीवी निकाल देगी घर से। हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और जो जिनके पिता बॉर्डर पर हैं, उनसे 11 रुपये लेते थे फीस, अभी 101 रुपये लेते हैं। और हाँ, इतना तय है कि आज तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो कि पूरा फीस दिया हो। रही दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये मैं बात बता दूं कि जैसे बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि सच लड़के अमीर होते हैं, उसके बाद बावजूद झूठ बोलते हैं, उसके बाद उनका भी एडमिशन हम ले लेते हैं बिना कुछ सोच समझे कि हो सकता है कोई गरीब भटक ना जाए। तो जब अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन अभी तक चल रहा है। लेकिन जब ये लोग हो जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में मेरे पास रहता है कि मेरे पास पूंजी का अभाव नहीं है और लड़कों से मैं लूँगा। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर जो जितना दे सकता है उतना देता है। इसमें दुनिया की कोई ताकत ये नहीं कर सकती है कि गुरु रहमान के गुरुकुल से पैसा कारण कोई वापस लौटा है। इस तरह का सवाल पूछने का कारण ये था कि जब हम आपका ऑफिस देखे, पटना का रेंट हम लोग कितना भरते हैं मैं अच्छे से जानता हूं, तो एक सस्पेंस पैदा हुआ कि क्या 100 रुपए में इतने सारे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम सवाल पूछे तो ये जवाब है कि सभी बच्चों से 100 रुपया ही नहीं लिया जाता है। केवल गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार तथा जिनके फादर बॉर्डर पर, उन पर आज जो झूठ बोल के आते हैं उनसे भी। अच्छा, वो कहानी बताइए जब 1994 में आपने इस गुरुकुल शुरुआत किया था और तब 4000 लगभग बच्चों की जरूरत थी पूरे बिहार स्तर में दरोगा की, और सेलेक्ट यहाँ से 1100। कहानी 1994 की नहीं है। 94 में तो 94 में मैं पटना आया ही था। उसके पहले मैं दिल्ली में रहता था, लक्ष्मी नगर में। तो और एंथ्रोपोलॉजी क्लास करता था। तो 94 में आया था। तो 94 की बात नहीं है, ये 2004 की बहाली की बात है। तो 2004 की बात, 2004 की। ये देखिए, ये आज तक का आर्टिकल है। आज तक ने आपके बारे में लिखा है कि 1994 की कहानी है। 1994 में आज 1994 में मैं जब आया था तो मैं बता दूं, उससे प्रोग्रेसिव कोचिंग चला करती थी। प्रोग्रेसिव कोचिंग चला करती थी और उस प्रोग्रेसिव कोचिंग में मैंने पढ़ाया था। मैं था, मुस्तफा हुसैन थे, हमारे राजकुमार सर भी थे, बहुत सारे इम्तियाज अहमद थे। तो उस समय 1100 बच्चे वहाँ से सफल हुए थे अकेले प्रोग्रेसिव से। लेकिन 2004 में जो बहाली आई थी, और 2004 की बहाली जो 18 से 26 अप्रैल तक हुई, उसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था सफल होने वालों में। 1510 थे, बाद में 2300 हो गए, अभी तो 3300 हो गए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 2 दिन या 4 दिन ही क्यों ना सही गुरुकुल में न आया हो। तो इसका मतलब कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान की विचारधारा चरितार्थ हुई थी 1904 में। हालांकि 1994 से मैं पढ़ा रहा हूँ और आज तक ने जो आर्टिकल लिखा है वो 1994 को आधार बनाकर लिखा उसने। लेकिन इतना तय है कि 1994 हो, 2009 हो, 2014 हो, 1717 हो, 2440 हो, 2440 हो, अब 2213 होने जा रहा है 26 दिसंबर को। तो झंडा हम ही गाड़े थे, झंडा हम ही गाड़ेंगे, यह मेरा विश्वास है।
ये सर जी का जोश है, जो ही सर जोर से बोलते हैं बच्चे तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गुंजा देते हैं। और सर अब आते हैं उस कहानी पे कि नाम आपका गुरु रहमान है, धर्म से मुसलमान हैं और फिर भी हिंदुओं वाला आपका टोटली पोशाक है, बात भी सनातन की करते हैं। ये बात हमको पता है कि बहुत इस चीज़ में हमें डीपली नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब जिस चीज़ की चर्चा होती है मजबूरन हमें सवाल उस चीज़ पर पूछना पड़ता है। देखिए, वो मूर्ख हैं, वो बेवकूफ़ है जो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। आपके पहनावा को देखकर, आपके ड्रेस को देखकर, आपके चेहरा को देखकर किसी माई के लाल की औकात नहीं कि किसी को हिंदू और किसी को मुसलमान कहते। मैंने 50 बार रक्तदान किया 44 साल की उम्र में, उसमें एक बार केवल रक्तदान अपने बड़े बहनोई को किया था, और 49 बार मैंने रक्तदान किया है। ना जाति पूछा ना धर्म पूछा, और सारे के सारे हिंदू ही थे। तो हिंदू और मुसलमान इज नॉट ए रिलीजन, हिंदू एंड मुसलमान इज ए संप्रदाय, और संप्रदाय को आप रिलीजन कह के रिलीजन के साथ को बदनाम कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि पूरे वैश्विक स्तर पर केवल एक विचारधारा है, केवल एक धर्म है, दैट इज सनातन, और मैं सनातनी हूं, इसमें यह कहने में मुझे किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। और सनातन के हिसाब से गाय की रक्षा, धरती की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, नदी की रक्षा करना मेरा धर्म है। मनुष्यता को बनाए रखना और मनुष्यता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए जान भी चला जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं। और मुझे लगता है कि अगर माफिया सबसे ज़्यादा कहीं बैठते हैं तो वो मेडिकल लाइन और एजुकेशन लाइन में ही है। और इसलिए क्योंकि प्राइवेट में आपको पोशाक भी उसी स्कूल से खरीदना है जहां से स्कूल बताए, आपको जूता भी वहीं से खरीदना है, यहां तक से पॉलिश भी आपको वही कराना है। इस सब चीज़ पर क्या बोलिएगा? देखिए, अब मेडिकल वाले लाइन पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो सब कोई जानता है कि डॉक्टर जहां लिख दे वहीं से एक्सरे भी आपको करा। एक बात मैं बता दूं, कुछ तो बात मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप चलाएंगे इसको। झूठो मटो केस चल ही रहा है, 10 को 20 को इधर से उधर से 10-20 को केस चल रहा है। फतवा चल रहा है। अच्छा, फतवा चल रहा है। तो एक बात स्पष्ट से बता दें कि आज के मास्टर दुकानदार बन गए हैं और छात्र खरीदार बन गए हैं, और बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है तहजीब, जिसको संस्कार कहते हैं, वो संस्कार समाप्त हो गया है। और जितने भी बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, उस स्कूल का कदापि यह उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को शिक्षित करे, देश को महान बनावे। उनका उद्देश्य है कि हाउ टू अर्न मनी। इसलिए मैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भारत को विश्व गुरु बनाने का जो दम भरते हैं, झूठा दम भरते हैं, वह उस समय तक पूरा नहीं होगा जब तक शिक्षा को आम जन तक नहीं पहुंचाएं, या यूं कहिए कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के पास नहीं पहुंचाएं। और बड़े बड़े स्कूलों में जहां पर 6-6 हज़ार रुपया एक बच्चे का फीस लगता है, वहां पर आम मंगरू अपने बच्चा को कैसे भेज सकता है? इसका मतलब कि सरकार और सिस्टम में दोष है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में दोष है। जिस दिन सरकारी व्यवस्था टंच हो जाएगी, उस दिन शिक्षा व्यवस्था भी टंच हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ये सारे के सारे दुकानदार हैं, इनकी तुलना अंबानी अडानी से किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बिहारी लोग जहां भी जाते हैं उनकी भाषा को लेके मजाक बनाया जाता है। मजाक इस बात का बनाया जाता है कि हम लोग वान को भान कहते हैं, हम लोग वाक्य क्या बोलते हैं उसको भैक, मतलब वी को भ कहते हैं, स को स कहते हैं। स में हम लोग अंतर नहीं कर पाते। सर, आप अंतर कर पाते हैं? देखिए, अगर बिहारी की कोई आलोचना करता है तो मूर्ख है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य का निर्माण इसी बिहार की सरजमी से, यहीं के चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। तो कोई अगर भारत बनता है बिहार से, भारत बनता है बिहार से, एक बिहारी अगर कोरोना वैक्सीन के लिए ट्रायल देता है, एक बिहारी अपना संपूर्ण शरीर दान करता है, तो भ बोले या स बोले या सा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहारी के पास कलेजा है, बिहारी के पास दिल है, बिहारी के पास मोहब्बत है, बिहारी के पास संस्कार बनाने की क्षमता है, बिहारी के पास सरकार बनाने की क्षमता है, बिहारी के पास भारत को विश्व गुरु बनाने की क्षमता है। इसलिए इस तरह की बात को मैं बता दूं आपको कि मुंबई जाता हूं, चेन्नई जाता हूं, कलकत्ता जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, 5 स्टार होटल में टिकाता है लोग हमको, लेकिन गमछा नहीं उतरता है। किसी की औकात नहीं कि गमछा उतार दे। अगर किसी होटल में कोई गमछा उतरवा देगा तो मैं मुंह उसका नोच लूंगा। अगर आज बिहार है, अगर आज बिहार है
एक शब्द में इतना ही बोल दें कि आज बिहार और यूपी है तो हिंदुस्तान है, वरना हिंदुस्तान की कोई रूपरेखा नहीं होती अगर बिहार और यूपी नहीं होती। मुझे बिहारी होने पर गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा। ये ताकत है बिहार की कि भले ही भाषा कमजोर रही हो पर बिहार का एक पत्रकार मुंबई में जाके धुआं कर सकता है। ये ताकत है बिहारियों की कि बिहार का एक टीचर जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने आता है तो भाषा की सारी दहलीज लांघ के यूट्यूब की श्रेणी में भारत के नंबर 1 पर काबिज टॉप 10 में शामिल हो जाता है और ये दिखा देता है कि भाषाएं कहीं गुम हो गई हैं। ये बता देता है कि हमारे पास जब प्रतिभा है तो फर्क नहीं पड़ता है कि भाषा कितनी मजबूत है, फर्क नहीं पड़ता है कि पोशाक हमारा कितना बेहतरीन है, फर्क इस बात का पड़ता है कि हमारी प्रतिभा को लोग कितना देखते हैं, कितना सुनते हैं और कितना समझते हैं। बाकी सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में जो कुछ कहना चाहते हैं, दिल की बात वो कह दीजिए। अभी तक से हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे, जो भी कहना चाहते हो वो बोलिए। दिल की बात हम ये कहेंगे कि हमको हमेशा से कभी मैंने ऊपर वाले से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है ऊपर वाला ने मुझे दे दिया है। जब लगा कि मैं टूट जाऊंगा तो ऊपर वाला ने दे दिया है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना छोड़ें, हिंदू मुस्लिम करना छोड़े और इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, इंसान के रूप में मरें। जीते जी रक्तदान करें, अब मरने के बाद देह दान, अंग दान, चक्षु दान करें, मरकर भी अमर रहें और दूसरे की सेवा करें। इससे बड़ा कोई मूल मंत्र मेरा नहीं है और कुछ भी नहीं कहना है। रही बात बिहार की, तो हम आईएएस भी टॉप कराते हैं बिहार में। आप यूट्यूबर का नाम लेते हैं, हम बिना आईएएस पढ़ा के टॉप करता है बिहार का। यहाँ बच्चियां टॉप करती हैं बिहार की, और बिहार में क्या नहीं है जो पूरे दुनिया में है। ये आप केवल चीज़ हमको बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि बिहार कमजोर है। लेकिन है जय बिहार, जय भारत, जय बिहार, जय भारत मेरा मूल मंत्र है। सेव ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी बचाओ, ह्यूमैनिटी बचाओ। अगर ये सीखना है ज्ञान तो बिहार जरूर आओ, बिहार जरूर आओ। जय हिंद, जय भारत। और आखिरी में जाते जाते एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि मुखियाई पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। पंचायत एपिसोड की जब हमने शुरुआत की थी कि 2,500 कमाने वाला एक मुखिया करोड़पति कैसे बन जाता है, उसके बाद से तमाम लोगों ने पंचायत को लेके एपिसोड चलाया। तो सर ने बातचीत के दरमियान ऑफ कैमरा ये भी बताया कि सर के कोचिंग से 22 साल की एक लड़की मुखिया बनी है। नाम सर जी बताएंगे। सुप्रिया नाम की 22 साल की लड़की है और शिवहर की एक 21 साल की लड़की मुखिया बनी है। नहीं तो सबसे कम उम्र के मुखिया बनने का रिकॉर्ड भी इसी गुरुकुल के खाते में जाता है। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम कुमार अभिनव है और कैमरे के पीछे कुंदन पांडे थे।